everyone, welcome to Gurmantra Siksha Ka Granth. I'm your educator Nidhi Dua and I warmly welcomes you at this platform. So guys, I hope you people are doing good. सब लोग अच्छे हैं. तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स को कंप्लीट कर लिया था एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो चैप्टर नंबर 8 जो था उसके अंदर हमने सेल के बारे में स्टडी किया था कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे काइंड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वो सेल्स जो होते हैं वो किसका फॉर्मेशन करते हैं? टिश्यूज का. टिश्यूज से फर्दर आपके पास ऑर्गन्स बनते हैं एंड ऑर्गन से आपके पास डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं. तो आप क्या कंसिडर करते हो कि सेल जो होता है एक सिंपल सा सेल इज अ बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, तो अब आपने ये तो पढ़ लिया कि सेल जो है वो सबसे छोटी और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रही है लाइफ का. तो वो जो सेल होता है वो कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर. तो अब आपको पता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल. सेल के अंदर ग्रोथ भी होती है एज वेल एज रिप्रोडक्शन आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू 2. जितने भी सेल्स आपके पास प्रेजेंट हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? डिवाइड करके. अब वो डिवीजन या तो आपके पास मेयोसिस हो सकता है या फिर माइटोसिस हो सकता है. ओके, ठीक है, ये हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हम चैप्टर के अंदर फॉरवर्ड होंगे, मूव करेंगे आगे की तरफ. ठीक है, such cycles of growth and division allow a single cell to form a structure consisting of million cells. ठीक है, अब देखो सेल साइकिल की बात करते हैं. सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. सेल डिवीजन जब होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तभी तो सेल का नंबर बॉडी के अंदर बढ़ेगा. आपने देखा होगा कि आप जब आपका बर्थ हुआ था तो आप बहुत छोटे थे, फिर आप ग्रेजुअली अपनी हाइट को इंक्रीज करते गए, अपने वेट को इंक्रीज करते गए. कैसे? क्योंकि आपके सेल्स डिवाइड करते चले गए. ठीक है, ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ टेक प्लेस. डिवीजन जब होता है किसी भी सेल का तो वहां पे डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है, मींस डीएनए की कॉपी बनाई जाती है, एज वेल एज सेल की ग्रोथ भी होती है. ये जितने भी प्रोसेसेस होती हैं, सेल डिवीजन हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, सेल ग्रोथ हो गया. ठीक है, ये जो होते हैं ये सब एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर होते हैं. मतलब पहले कोई प्रोसेस होगी, उसके बाद आपका कुछ प्रोसेस होगी, तो ये सब के सब एक सीरीज होती है. ठीक है, इस कोऑर्डिनेटेड वे को, ताकि करेक्ट सेल डिवीजन हो सके, करेक्ट प्रोजेनी सेल्स बन सके, डॉटर सेल्स बन सके, इसके लिए ये जो करेक्ट कोऑर्डिनेटेड वे होता है इसे आप नाम देते हो सेल साइकिल. आपकी बुक के अंदर भी स्टेटमेंट गिवन है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, synthesis of the other constituent of the cell and eventually divides into 2 daughter cell is termed as cell cycle. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. सेल साइकिल को आप क्या बोल सकते हो? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स. ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं हम तो कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जैसे कि डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल. एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक स्टेज होती है सेल साइकिल के इवेंट के अंदर जिसके अंदर केवल उसी फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा. रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम डीएनए आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट फेजेस ऑफ सेल साइकिल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहां से आपका मेन चैप्टर स्टार्ट हो जाता है. ये देखो, अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल इन कल्चर. दीज सेल्स डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स. ह्यूमन सेल्स को जब आप कल्चर करते हो तो ये जो सेल्स होते हैं ये एक बार डिवाइड करते हैं हर 24 आवर के अंदर. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism. ये आपने बात कर ली ह्यूमन बींग्स की कि 24 आवर्स में ये साइकिल रिपीट होगी, लेकिन या फिर आप बोल सकते हो 24 आवर्स के अंदर एक बार सेल डिवाइड करेगा. लेकिन ये जो आप बोल सकते हो टाइम पीरियड है ये चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर.
ओके, एग्जाम्पल के लिए आपके पास है ईस्ट। ईस्ट के अंदर ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट 90 मिनट्स। ठीक है, तो आपको डेटा याद रखना है। ह्यूमंस में आपको दे रखा है कितना 24 आवर्स, जबकि ईस्ट की अगर आप बात करते हो तो ईस्ट के अंदर आपको दे रखा है कितना 90 मिनट्स। ओके, अब हम बात करते हैं सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस। सेल साइकिल को आप मेनली 2 बेसिक फेजेस के अंदर डिवाइड करते हो। नंबर 1 है आपके पास इंटरफेज और नंबर 2 है माइटोसिस फेज या फिर जिसे आप नाम देते हो एम फेज। ओके, अब देखो एम फेज रिप्रेजेंट्स द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एम फेज क्या होता है? ये एक ऐसी फेज होती है जब एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या फिर आप बोल सकते हो माइटोसिस अकर करती है। ठीक है, और इंटरफेज क्या होता है? इंटरफेज फेज होता है बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस। ओके, इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली फॉर एन आवर। ठीक है, 24 आवर्स का जो सेल डिवीजन होता है, सेल साइकिल होती है ह्यूमन सेल के केस के अंदर, उसके अंदर जो प्रॉपर सेल डिवीजन होता है वो केवल और केवल 1 आवर का होता है। द इंटरफेज लास्ट मोर देन द 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल। दैट मीन्स आपको क्या बता दिया कि आपके पास जो इंटरफेज है दैट इज कितना परसेंट है? 95%। और रेस्ट आपके पास एम फेज कितना दे रखा है? 5%। ओके, एम फेज स्टार्ट्स विद अ न्यूक्लियर डिवीजन। अब देखो एम फेज जो है, माइटोसिस फेज जो है वो स्टार्ट करती है न्यूक्लियर डिवीजन से, करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, जिसे आप नाम देते हो कैरियोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस क्या है? कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट? कैरियोकाइनेसिस इज सिंपली द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसे आप क्या नाम दे दोगे? कैरियोकाइनेसिस। ओके, द इंटरफेस टू एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, जिसे आप नाम देते हो साइटोकाइनेसिस। तो आप यहां पे लिख सकते हो, हम यहां पे लिख देते हैं एक बार कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज साइटोकाइनेसिस। ओके, interphase through called the resting phase is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell division as well as DNA replication। एक particular manner के अंदर आपका सेल का ग्रोथ एज वेल एज सेल का डिवीजन जो होता है उसे आप क्या नाम दे रहे हो? इंटरफेस, जो आपकी रेस्टिंग फेज है। ओके, द इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस दैट आर G1, S एंड G2। G1 क्या है? गैप 1 फेज। S क्या है? S फेज इज व्हाट? सिंथेसिस फेज। एंड G2 इज व्हाट? गैप 2 फेज। ओके, देखो ठीक है, ये बात हो गई यहां पे। तो आप यहां पे इसी पॉइंट के साथ क्या कंसीडर कर सकते हो कि इंटरफेस को आपने 3 फर्दर डिफरेंट स्टेजेस के अंदर बांट दिया, G1, S एंड G2। अब देखो G1, S और G2 के बारे में स्टडी करते हैं। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। G1 phase जो होती है वो क्या होती है? It corresponds to the interval, किसके बीच में? माइटोसिस as well as initiation of the DNA replication। मतलब माइटोसिस और जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होने वाला है उसके बीच का जो प्रोसेस है, उसके बीच का जो गैप है, उसे आप नाम देते हो G1। During G1 phase, cell is metabolically active and continues to growth। G1 phase के दौरान सेल जो होता है मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मतलब उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं और कंटिन्यू वो ग्रो करता जाता है। लेकिन G1 phase के अंदर कभी भी डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। ओके, इसीलिए यहाँ पे लाइन दे रखी है, बट डज नॉट रेप्लिकेट्स इट्स डीएनए। S और synthesis phase marks the period during which
डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। एस फेज क्या है? एस फेज में एस वर्ड का मतलब ही क्या है? सिंथेसिस। दैट मीन्स क्या होगा? ये एक ऐसा फेज होगा, ऐसा पीरियड होगा जिसके अंदर क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस होगा। और डीएनए के सिंथेसिस को आपको पता है क्या नाम दे देते हैं? रेप्लिकेशन। ओके, तो यहां पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी। इस टाइम क्या होगा कि अमाउंट जो होगा डीएनए का वो पर सेल डबल कर जाएगा। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, मान लो अगर इस फेज के अंदर आपके पास इनिशियल अमाउंट जो है डीएनए का वो कितना है? 2C। ओके, अब 2C आपके पास इनिशियल अमाउंट है। एस फेज के अंदर क्या हो जाएगा? ये जो अमाउंट होगा दैट विल इंक्रीज टू 4C। ओके, हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होगा। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड और to n number of chromosome at G1 even after S phase the number of chromosome remain same। तो अगर आपके पास डिप्लॉयड नंबर है क्रोमोसोम का G1 और S फेज के अंदर तो वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे ना ही रिडक्शन होगा ना ही इंक्रीमेंट होगा। In animal cell during the S phase DNA replication begins in the nucleus। क्या होता है एनिमल सेल्स के अंदर जब एस फेज चल रहा होता है तो जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो बिगिन कर जाता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो डुप्लीकेट कर जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसिस। G2 फेज के दौरान क्या होता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। और क्या स्टार्ट हो जाता है? माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती हैं और जो सेल ग्रोथ होती है वो कंटिन्यू स्टार्ट रहती है। ओके, तो अब देखो, अब आपको यहाँ पे एनसीईआरटी बुक के अंदर एक डायग्रामेटिकली शो कर रखा है प्रोसेस। तो देखो, आपको एक फिगर दे रखा है G1, S और G2 को पहले समझो। आपने जितना भी प्रोसेस पढ़ा है उसके अंदर आपने क्या देखा कि दो फेजेस के अंदर आपने बांटा, एम फेज एज वेल एज इंटरफेज, है ना? यही बात की आपने। तो अब ये जो G1, S और G2 ये तीनों जो फेजेस हैं ये किसका फॉर्मेशन कर रहे थे? ये थे आपके पास इंटरफेज में। मतलब इंटरफेज के अंदर आपने G1 पढ़ लिया, S पढ़ लिया एज वेल एज G2 पढ़ लिया। ओके, उनसे रिलेटेड आपने पॉइंट्स देख लिए हैं आसान से। अब हम बात करते हैं आगे। अब 3 स्टेजेस तो आपने देख ली, गैप 1 देख लिया, सिंथेसिस फेज देख लिया एज वेल एज G2 फेज देख लिया। अब देखो, सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर्स टू एग्जिबिट डिवीजन। एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपीयर नहीं करते डिवीजन के लिए। एग्जाम्पल्स आर व्हाट? हार्ट सेल्स। एंड मेनी अदर सेल्स डिवाइड ओकेजनली, और बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कि ओकेजनली ही डिवाइड करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे वो डिवीजन शो नहीं करते। ओके, these cells do not divide further, exit G1 phase to enter an inactive state called quiescent stage। तो क्या होता है, जो ऐसे फेजेस होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? G1 फेज को एग्जिट कर जाते हैं और एक नई ही फेज के अंदर एंटर कर जाते हैं, जिससे आप नाम देते हो क्यूसेंट स्टेज या फिर G0 स्टेज, ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे सेल्स जो होते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहते हैं, लेकिन इनके अंदर आप बोल सकते हो नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो। जब तक इन्हें कहा ना जाए कि आपको काम करना है तब तक ये कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये मतलब ये एनिमल की या फिर आप बोल सकते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं अबाउट एम फेज। आपने क्या पढ़ लिया? इंटरफेज की आपने G1 फेज देख ली, S फेज देख ली और G2 फेज देख ली। अब हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट एम फेज। तो देखो, दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द लाइफ साइकिल इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ virtually all components of the cell. Since the number of chromosome in parent and progeny cell is same, it is called as equational division. देखो, एम फेज को क्या बोला जाता है? सबसे पहला पॉइंट, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हो? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स का और प्रोजेनी का जो क्रोमोसोम का नंबर होता है दैट इज सेम। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा डू फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। माइटोसिस को आप 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हो। ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन को आपने क्या बोला था? कैरियोकाइनेसिस। इट इज वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दैट सेल डिवीजन एज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस।
सेल डिवीजन कैसी प्रोसेस है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है और एक क्लियर कट लाइंस होती है एंड वेरी क्लियर कट लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। और ज्यादा अच्छे से मतलब आप बोल सकते हो कि इतना ज्यादा तो आपको क्लियर कट चीजें समझ मतलब नहीं पता चलती। ओके, कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स 4 डिफरेंट स्टेजेस और कैरियोकाइनेसिस के अंदर आपके पास 4 डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। वो 4 डिफरेंट स्टेजेस कौन कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एज वेल एज टीलोफेज। ठीक है, ये चारों स्टेजेस जो होंगी वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट लेक्चर। एक बार हम क्विक रिकॉल कर लेते हैं चीजें हमने क्या क्या देखी। आपने देखा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की डेफिनेशन क्या होती है, सेल्स पहले ग्रो कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपने देखी। ओके, फिर आपने देखा फेजेस ऑफ सेल। इंपॉर्टेंट चीज थी कि फेजेस ऑफ सेल में 2 फेजेस हैं, इंटरफेज एज वेल एज एम फेज। फिर इंटरफेज को हमने 3 फर्दर क्लासेस आप बोल सकते हो, 3 फर्दर फेजेस के अंदर डिवाइड किया, G1, S एंड G2। ओके, फिर हमने इन तीनों के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स देखे, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। इसके अलावा आपने डिवीजन टाइम देखा ह्यूमन सेल के लिए एज वेल एज ईस्ट के लिए। ओके, ये टाइम आपको याद रखना है। फिर आपने क्या देखा, आपने देखा कि कहाँ पे तो डीएनए का कंटेंट सेम रह रहा है, कहाँ पे रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो रही है, कहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर सेम है। ओके, फिर आपने देखा एक इंपॉर्टेंट स्टेज थी दैट वाज G0 स्टेज, क्यूसेंट स्टेज, जिसका एग्जाम्पल था हार्ट सेल। ओके, इसके बाद आपने देखा एम फेज, जिसे आप क्या बोलते हो, इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद से आपका जो टॉपिक होगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा जो कि इस सेल चैप्टर का बेस होगा। ओके, एम फेज का इक्वेशनल डिवीजन एज वेल एज इक्वेशनल डिवीजन के 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। And if you have any doubt, you can comment and surely you will get your answer. इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Okay, so till next video, stay tuned, stay healthy, stay safe. Thank you very much.